नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 30 नवंबर दिन शनिवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बीपीएससी परीक्षा पास कर जहानाबाद की फरहा निशात बनेंगी जज बाली 2018 में। कानून की पढ़ाई पूरी की, जॉब के बाद शुरू की सेल्फ स्टडी। पप्पू यादव को फिर धमकी, 24 घंटे में हत्या कर देंगे। सांसद को भेजा मैसेज लॉरेंस भाई की तरफ से, हैप्पी बर्थडे। आखिरी दिन एंजॉय कर लो। ठेले पर अंडे बेचने वाले का बेटा बना जज, कहा पिता की मेहनत ने किया मोटिवेट। शादी समारोह के दौरान खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बजाने पर बारातियों की जमकर पिटाई कर दी गई। बिहार में धर्मांतरण देव बना डेविड। आस्था बन गई आर्या नेटवर्किंग कंपनी। एनजीओ ट्रस्ट के नाम पर विदेश से ऑपरेट हो रहा पूरा खेल। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 21 खबरों की ओर। फरहा निशात, जो जहानाबाद की निवासी हैं, ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इस परीक्षा में 139वीं रैंक हासिल की है, जो उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। फरहा ने 2018 में हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़ से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक सर्वोच्च न्यायालय में लॉ क्लर्क सह रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। अपने जॉब के बाद उन्होंने अपनी तैयारी को गंभीरता से लेते हुए सेल्फ स्टडी शुरू की, जिससे उन्होंने यह सफलता प्राप्त की। फरहा की यह उपलब्धि उनके परिवार के लिए खुशी का कारण बनी है और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार के समर्थन को दिया है। उनके अनुसार शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और परिवार के मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है। हाल ही में बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिलचस्प क्षण में दिखाई दिए, जब उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट को खींचकर मुस्कुराया। यह घटना तब हुई जब मंत्री अशोक चौधरी विधानसभा में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस दौरान सीएम नीतीश ने अपने पीछे मुड़कर चौधरी के ब्रेसलेट को छूना शुरू कर दिया, जो कि रुद्राक्ष से बना हुआ था। यह मजेदार प्रतियोगिता विधानसभा में उपस्थित सभी लोगों के बीच एक हंसी का क्षण बन गई। मंत्री अशोक चौधरी खुद भी इस मजेदार लम्हे को देखकर हंसते रहे। यह घटना राजनीतिक माहौल को हल्का करने का एक प्रयास के रूप में देखी जा रही है। इस प्रकार के क्षण अक्सर विधानसभा की गंभीरता को कुछ पल के लिए दूर करके एक स्वस्थ माहौल का निर्माण करते हैं। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र में हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में पीड़ित व्यक्ति की दोनों हाथों की 3 उंगलियां काट दी गयी और एक हाथ को भी तोड़ दिया गया। यह घटना उस समय हुई जब पीड़ित और उनके साथी खेत की स्थिति देखने गए थे। पीड़ित पक्ष ने शिकायत करते हुए बताया कि उनके हमलावरों में से एक व्यक्ति होमगार्ड है, जो अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर जमीन की मापी में रुकावट डाल रहा है। पीड़ित ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से उनकी जमीन का विवाद चल रहा है और प्रशासनिक कार्रवाई का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। घटना के बाद घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दूसरी पक्ष की ओर से भी मारपीट की शिकायत दर्ज की गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें एक व्हाट्सएप संदेश भेजा गया है, जिसमें धमकी देने वाले ने कहा है कि वह 24 घंटे में उनकी हत्या कर देंगे। यह संदेश लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बताया गया है। संदेश में लिखा था, हैप्पी बर्थडे लॉरेंस भाई और उनकी टीम की तरफ से, आखिरी दिन एंजॉय कर लो। पप्पू यादव ने पहले भी कई बार ऐसी धमकियों का सामना किया है और यह उनकी 18वीं धमकी है। इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हाल ही में उन्होंने एक विशेष सुरक्षा गाड़ी भी खरीदी है, जो अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। हालांकि अब तक असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। पप्पू यादव का कहना है कि इस तरह की धमकियों से वह परेशान है, लेकिन जब तक उनका परिवार सुरक्षित है, तब तक वे डरने वाले नहीं हैं। पटना में पुलिस ने 200 पीस कैन बियर की एक बड़ी खेप बरामद की है, जिसका वितरण गर्दनी बाग में होना था। पुलिस ने यह जानकारी तब प्राप्त की जब उन्होंने स्टेशन गोलंबर के पास एक ऑटो को जांच के लिए रोका। इस दौरान कचरा चुनने वाले बोरे में बियर को छिपाकर रखा गया था, जिससे तस्करी की योजना को छुपाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं और एक ऑटो चालक को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इस तस्करी के पीछे का नेटवर्क क्या है। पुलिस ने बताया कि 2 अन्य आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। ये घटना बिहार में शराब तस्करी के मुद्दे को उजागर करती है, जहां विभिन्न तरीके से अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान
बिहार में उनकी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले अर्थात 2005 से पहले बिहार में विकास के नाम पर बहुत कम काम होता था। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, आप लोगों की उम्र कम है, इसलिए आप नहीं देखते हैं कि पहले क्या होता था। नीतीश ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में बिहार में कई महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में काम हो रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आदि शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने विशेष ध्यान कृषि विकास की ओर दिया है, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। सीएम ने पत्रकारों को याद दिलाया कि उनका उद्देश्य बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है और वे इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण से बिहार की तस्वीर को दिखाएं, जिससे जनता को यह समझने में मदद मिले कि उनके राज्य में कितनी प्रगति हो रही है। बेतिया में एक दुखद घटना घटी, जहां चीनी मिल से लौटते समय एक पिता और पुत्र नदी में बह गए। यह घटना उस समय हुई जब वे गन्ना गिराकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। टायर गाड़ी के साथ नदी पार करते समय अचानक तेज बहाव के कारण दोनों बहे गए। स्थानीय मछुआरों ने अपनी साहसिकता दिखाते हुए तुरंत डूबते हुए पिता पुत्र को नदी से निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके साथ उनकी 2 भैंसें डूब गईं, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। यह घटना जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धूमनगर हड़बोड़ा नदी के निकट हुई। पिता की पहचान भरत यादव और उनके पुत्र का नाम आशुतोष कुमार है। जब वे गन्ना गिराकर टायर गाड़ी से लौट रहे थे, तभी यह आपदा आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना ने क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है और इससे यह स्पष्ट होता है कि बारिश के बाद बढ़ते जल स्तर के कारण कई ऐसे अव्यवस्थित और खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आदर्श कुमार, जो ठेले पर अंडे बेचने वाले विजय साव के बेटे हैं, अब जज बन गए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता की कठिन मेहनत और संघर्ष को दिया, जो पिछले 20 वर्षों से अंडे बेचकर उनके और उनके भाई बहन की पढ़ाई का खर्च उठाते आए हैं। आदर्श की मां सुनैना देवी ने भी बच्चों की पढ़ाई के लिए समूह से कर्ज लिया, जो परिवार की आर्थिक स्थिति में सहारा बना। आदर्श ने अपनी शिक्षा बोकारो से शुरू की और चाणक्य लॉ कॉलेज पटना से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। 2023 में उन्होंने BPSC PCSJ की परीक्षा में सफलता हासिल की। उनका मानना है कि शिक्षा और परिश्रम के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आदर्श की सफलता कहानी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। सासाराम में ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन के लिए एक नया रूट चार्ट जारी किया गया है, जिसमें कुल 22 रूट निर्धारित किए गए हैं। यह कदम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने और यातायात नियमों के अनुपालन के लिए उठाया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि सभी निर्धारित रूटों पर 5 दिसंबर 2024 तक ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि प्रत्येक रूट को आसानी से पहचानने के लिए अलग अलग रंगों और यूनिक नंबरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। ये परिवर्तन शहर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, जो आमतौर पर ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करते रहे हैं। इस नई व्यवस्था की शुरुआत रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह के निर्देश पर की गई है और इसका लक्ष्य सासाराम जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन को व्यवस्थित और सुगम बनाना है। बिहार में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब बिना म्यूटेशन के जमीन की मापी की जा सकेगी। यह कदम किसान और भूमि धारकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी संपत्ति की मापी कराने में सहूलियत होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार रैयत अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी भूमि की मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को मापी फीस भी जमा करनी होगी। यदि कोई आवेदक समय पर यह फीस जमा नहीं करता है, तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया भूमि मापी को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने में मदद करेगी। यह आदेश प्रदेश में बड़ी संख्या में भूमि विवादों को सुलझाने और रैयतों को सुविधाजनक तरीके से अपनी भूमि के अधिकारों की पुष्टि करने में सहायक साबित होगा। बोधगया, जिसे दुनिया के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है, में हाल ही में पूर्व मुख्य सचिव और जज ने महाबोधि मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में विशेष अनुष्ठान किया। यह घटना बोधगया के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है, जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के अनुयायियों के लिए रिवियर्ड है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति BTMC ने इन विशिष्ट मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत के दौरान BTMC के सचिव और प्रमुख भिक्षु ने उन्हें पारंपरिक खादा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। पूर्व मुख्य सचिव और जज ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के चरणों में पूजा अर्पित की। इस विशेष कार्यक्रम में शामिल मछुआरों ने बोधगया की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को सराहा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।
बोध गया कि यह यात्रा न केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक संवाद को भी समृद्ध करती है। जदयू के पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने शुक्रवार को जदयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जदयू के सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका अपमान किया। यह भी कहा कि सीतामढ़ी सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं। रामेश्वर महतो ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा उनकी बात को सराहा है, पर नीतीश कुमार को गुमराह करने वाले नेताओं को समाज कभी माफ नहीं करेगा। वह नीतीश कुमार के प्रति सदैव आभारी रहेंगे। रामेश्वर महतो लंबे समय से जेडीयू में काम कर रहे थे। रामेश्वर महतो संगठन का काम भी देखते थे। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर एक नया हाई लेवल पुल बनने जा रहा है, जिसे स्थानीय निवासियों की मांग और 16 स्कूली बच्चों की मौत के बाद तेजी से मंजूरी मिली। यह पुल गायघाट प्रखंड के मधुरपट्टी घाट पर 16.20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसकी लंबाई 180 मीटर होगी। पुल निर्माण की मांग पिछले साल हुए एक नाव हादसे के बाद और भी अधिक बढ़ गई थी, जिसमें 16 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। इसके अलावा रथवाड़ा ढोली और चांदपरना घाट पर भी पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इन पुलों के निर्माण से स्थानीय सड़क संपर्क बेहतर होगा और बाढ़ के दौरान आवागमन में भी सहूलियत मिलेगी। यह कदम क्षेत्र के विकास को गति देगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इस पुल के निर्माण से बच्चों की दुखद मौत के बाद स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। बिहार में हाल के वर्षों में धर्मांतरण की गतिविधियां चिंता का विषय बन गई हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कई लोगों ने विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों से इस्लाम को अपनाया है, जो अक्सर बेहतर जीवन की उम्मीदों के कारण होता है। इसके पीछे की वजहों में मुख्यतः गरीबी और शिक्षा की कमी शामिल है, जो इन समुदायों को ऐसे प्रचार पहलुओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। नेटवर्किंग कंपनियों और एनजीओज की भूमिका। खबरों के अनुसार कई गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और नेटवर्किंग कंपनियों की भूमिका धर्मांतरण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण है। यह कहा गया है कि कुछ संगठन अपने सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, सिटी के कुछ हिस्सों में कार्यरत मिशनरी संगठन स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करके गरीब समुदायों को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं, जो अंततः धर्मांतरण की ओर ले जाता है। हाल ही में बोधगया स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. संतन बर्थवाल और डॉक्टर शैलेश पांडे की एक टीम ने वहां का दौरा किया। इस निरीक्षण में उन्होंने वृक्ष की स्थिति की व्यापक रूप से जांच की और सूखी टहनियों को हटाने का कार्य किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि बोधि वृक्ष की अच्छी सेहत को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वृक्ष पर बड़ी संख्या में फल लगे हुए हैं, जो उसके उत्कृष्ट स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। बिहार में चक्रवाती तूफान फेंगल का कोई सीधा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। प्रभावित जिलों में सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और भागलपुर शामिल हैं। रोहतास सबसे ठंडा जिला है, जहां न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मधुबनी में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस है। घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसम की जानकारी लेते हुए ही यात्रा करें। बिहार में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को राज्य में बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व में ही नई सरकार बनेगी। उनका यह बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है जब आरजेडी महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है, लेकिन यादव ने आरजेडी के बारे में सीधी टिप्पणी नहीं की है। यादव का यह बयान महागठबंधन की स्थिति पर सवाल उठाता है और क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीतिक स्थिति को चुनौती देता है। उनका कहना है कि कांग्रेस का एक प्रमुख स्थान होना चाहिए, जबकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। पप्पू यादव के इस बयान से चुनावी राजनीति में हलचल बढ़ गई है और इससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न दलों के अपने अपने स्वार्थ हैं। इस तरह पप्पू यादव का बयान बिहार की राजनीतिक स्थिति को गर्म करता है और आगामी चुनावों के लिए गठबंधन की मजबूती पर प्रभाव डाल सकता है। बुधवार को कुशीनगर से ट्रक के इंजन में छिपकर एक बड़ा अजगर नरकटियागंज के महुआवा गांव पहुंच गया। अजगर के बाहर आने पर स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर रामनगर से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने सावधानी पूर्वक अजगर का रेस्क्यू किया। इस घटना ने यह दर्शाया कि प्राकृतिक जीवन और मानव बस्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है और वन विभाग की सक्रियता से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रही। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती,
किशोर ने यह सवाल उठाया कि समाधान यात्रा से लोगों को वास्तविक लाभ मिला या नहीं। नीतीश कुमार की यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा था, लेकिन किशोर ने इसके प्रभावी होने पर शंका जताई। उनका मानना है कि यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक कदम है, जो जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं लाती। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से केवल बैठकें होती हैं, असल में समस्याओं का समाधान नहीं होता। यह बयान बिहार की राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार विधानसभा ने बेतिया राज्य की जमीन को अपने अधीन लेने के लिए एक बिल पारित किया है। इस कानून की अधिसूचना जारी होते ही नीतीश सरकार 7,960 करोड़ रुपए की मूल्यवान भूमि पर नियंत्रण हासिल करेगी। बेतिया राज्य की कुल जमीन 15,358 एकड़ है, जिसमें से 15,215 एकड़ बिहार में और 143 एकड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। जमीन पर कई वर्षों से अतिक्रमण हो चुका था, जिसे सरकार अब हटाने का निर्णय ले चुकी है। सरकार ने इस जमीन की सुरक्षा और उचित प्रबंधन के लिए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम बिहार सरकार की भूमि प्रबंधन नीति का हिस्सा है और इससे स्थानीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है। नीतीश सरकार का यह कदम लोगों को अतिक्रमण समस्या के समाधान और जमीन के बेहतर उपयोग की उम्मीद देता है। छपरा में शादी समारोह के दौरान खेसारी लाल यादव का गाना न बजाने पर बारातियों के साथ हिंसक वारदात हुई। आरा से आए बारातियों ने गाने की फरमाइश की, लेकिन जब गाना नहीं बजाया गया तो स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कई बाराती घायल हुए और दूल्हे की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायल बारातियों को चिकित्सा सहायता दी। यह घटना बताती है कि कैसे छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बना सकती है। स्थानीय प्रशासन के लिए यह चुनौती है कि वे इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाएं। इस प्रकार की घटनाओं से समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।